फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी का सेकेंड सेक्शन, जिसमें 3 स्टांजास हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी फर्स्ट सेक्शन में कितनी स्टांजास डिस्कस कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप पहले तो उसे जाकर चेक कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। अब इस सेक्शन में जो है वो पोइट हमें बता रहे हैं कि कैसे लाइफ की फ़िलॉसफी के बारे में वो बात करते हैं और कैसे इंसान की जो लाइफ है, जो जीवन है, वो दुख से भरा हुआ है और कैसे पोइट्री की पावर जो है वो उन दुखों से इंसान को मुक्ति दिलाती है। सो लेट्स बिगिन। मैन्स फीबल रेस व्हाट इल्स अवेट। फीबल का मतलब होता है वीक, रेस का मतलब होता है जाति, इल्स का मतलब होता है बुराइयाँ, अवेट मतलब इंतज़ार करना, लेबर मतलब कठिन परिश्रम, एंड पेन्यूरी, पेन्यूरी का मतलब होता है दरिद्रता, द रैक्स ऑफ पेन मतलब तड़पा देने वाले दर्द, डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी, एंड सोरोज वीपिंग ट्रेन, सोरो मतलब आंसू, सोरो मतलब दुख, वीपिंग ट्रेन मतलब नॉन स्टॉप, ओके, दुख के आंसू जो कि नहीं रुक रहे हैं, एंड डेथ मतलब मौत, सैड मतलब दुख, रेफ्यूज मतलब आश्रय, फ्रॉम द स्टॉर्म्स ऑफ फेट, स्टॉर्म मतलब तूफान, फेट मतलब भाग्य। तो मीनिंग क्या हो इन लाइन्स का देख लेते हैं। मैन्स फीबल रेस व्हाट इल्स अवेट, मनुष्य की कमज़ोर जाति क्या क्या बुराइयों का इंतज़ार कर रही है। लेबर एंड पेन्यूरी द रैक्स ऑफ पेन, कठिन परिश्रम और दरिद्रता, तड़पा देने वाले दर्द, डिजीज़ एंड सोरोज वीपिंग ट्रेन, रोग और कभी ना रुकने वाले आंसू, एंड डेथ और मृत्यु, सैड रिफ्यूज फ्रॉम द स्टॉर्म्स ऑफ इट, दुखद आश्रय भाग्य के तूफानों से। इसका मीनिंग ये है कि इंसान के जीवन में जो बहुत दुख आते हैं तो अक्सर लोग सुसाइड करते हैं, मौत का सहारा लेते हैं, लेकिन मौत भले इन सारे दुखों को ख़त्म कर देती है, लेकिन मौत क्या होता है, सैड रिफ्यूज होता है, दुखद आश्रय होता है। कोई भी खुशी खुशी नहीं मरता है, मजबूरी में। मौत भले ही इन सारे दुखों को ख़त्म कर देती है, लेकिन वो आश्रय कैसा होता है, दुखद भरा होता है। द फॉन्ट कंप्लेंट माई सॉन्ग डिसअप्रूव, फॉन्ट का मतलब होता है फुलिश, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, माई सॉन्ग डिसअप्रूव, डिसअप्रूव मतलब नहीं सुनना, फुलिश, फॉन्ट का मतलब होता है फुलिश, मेरा संगीत मूर्खतापूर्ण शिकायतों को नहीं सुनता है, एंड जस्टिफाई द लॉज ऑफ जो, जो ये भगवान का नाम है, एंड जस्टिफाई न्यायपूर्ण बताना, द लॉज कानून ऑफ, भगवान जो के मनुष्य के प्रति जो कानून है उनको पोइट्री क्या है, न्यायपूर्ण बताती है। से हैज़ ही गिवन इन वेन द हेवनली म्यूज, हेवनली म्यूज मतलब स्वर्गीय देवता, इन वेन मतलब व्यर्थ, व्यर्थ में ही, से कहो क्या स्वर्गीय देवता ने व्यर्थ में ही संगीत का वरदान दिया है। मनुष्य को, मनुष्य जाति को जो संगीत का, ये जो कविता का वरदान मिला है वो व्यर्थ में नहीं मिला है। नाइट एंड ऑल हर सिकली ड्यूज, रात्रि और उसकी सारी बीमार ओस की बूंदें, ड्यूज का मतलब होता है ओस, सिकली मतलब बीमार, उसकी जो सारी बीमार ओस की बूंदें हैं। हर स्पेक्टर्स वैन, रात्रि की छाया, स्पेक्टर मतलब छाया, शैडो, रात्रि की छाया जो है वो वैन हो रही है मतलब फीकी हो गई है। एंड बर्ड्स ऑफ बोर्डिंग क्राई, बर्ड्स ऑफ बोर्डिंग क्राई मतलब ऐसे पक्षी जिनके आवाज़ में हमें अशुभ संकेत मिलते हैं। तो रात्रि की छाया फीकी हो गई है और नैराश्यपूर्ण स्वर में अशुभ संकेत देने वाले पक्षी जो है वो रो रहे हैं। ही गिव्स टू रेंज द ड्रियरी स्काई, यहाँ पे ही जो को कहा गया है, भगवान को कहा गया है, गिव्स टू रेंज द ड्रियरी स्काई। जो कौन है ये मैंने फर्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन किया था, तो आप उसको विजिट कीजिए उस वीडियो को, तो ये क्लियर हो जाएगा। ही गिव्स टू रेंज द ड्रियरी स्काई, देवता जो है वो दुखी आसमान को चलायमान कर देते हैं। ड्रियरी मतलब दुखी, स्काई मतलब आसमान, रेंज मतलब चलायमान कर देना, मूव करना। टेल डाउन द ईस्टर्न क्लिफ्स अफार, क्लिफ्स मतलब चट्टाने, ईस्टर्न मतलब पूर्व में, अफार मतलब दूर तक दिखाई नहीं दे रहे ऐसे। टिल डाउन जब तक नीचे पूर्व में चट्टाने दूर तक दिखाई नहीं दे। हाइपेरियंस मार्च द स्पायर, हाइपेरियन मतलब सूरज को यहाँ कहा गया है, मार्च मतलब राइज करना, द स्पाई मतलब स्टार्स, एंड ग्लिटरिंग शाफ्ट्स ऑफ वार, शाफ्ट्स का मतलब होता है तीर, युद्ध के तीर, ग्लिटरिंग मतलब चमकने वाले। सूरज का उदय होता है तारों के ऊपर और वह अपनी तीर समान रोशनी की किरणों से अंधकार से युद्ध करता है।
मैं आपको इसका मीनिंग ओवरऑल बताती हूँ। पोइट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जब रात होती है, रात में जो भी पक्षियों की हमें आवाज़ सुनाई देती है, हम उसे अशुभ मानते हैं कई आवाज़ों को। उस टाइम पर जो ओस की बूंदें पड़ती है उन्हें हम बीमार मानते हैं, क्योंकि जनरली अंधकार जो है वो रिलेट करता है निगेटिव चीज़ों से। तो जोव क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं कि सूरज को जो है, सूरज जो कि लुप्त हो चुका है रात्रि के समय में, उसका उदय करते हैं, जिसके रोशनी की वजह से अंधकार छट जाता है, सारी बुरी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती है और रोशनी सब तरफ फैल जाती है। ठीक उसी तरीके से पोइट्री क्या करती है, इंसान के जीवन में जितने भी अंधकार है उससे फाइट बैक करती है, उसके जीवन में उम्मीद जीने की नई चाह उत्पन्न करती है, उसे करेज देती है जो भी बुराइयां है उसकी लाइफ में उससे लड़ने की। तो यहाँ पर सूरज का उगना और उसका अंधकार से फाइट करना मतलब पोइट्री का इंसान के जीवन में जितने भी निगेटिविटीज़ है उससे फाइट करने से रिलेट किया गया है। तो ये था सेकेंड सेक्शन में का फर्स्ट स्टांजा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड स्टांजा। इन क्लाइम्स बियॉन्ड द सोलर रोड, क्लाइम्स का मतलब होता है जलवायु, एटमोसफियर, बियॉन्ड द सोलर रोड, सोलर रोड मतलब सूर्य के पथ से परे, वेयर शैगी फॉर्म्स ओवर आइस बिल्ट माउंटेन्स रोम, शैगी मतलब रफ, जिनके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल है, आइस बिल्ट माउंटेन्स मतलब बर्फ़ से ढके हुए पर्वत या बर्फ़ से बने हुए पर्वत, रोम मतलब घूमना। अब पोइट कह रहे कि सूर्य के पथ से जलवायु में ऐसा एरिया जहाँ पर सूरज की रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है, फिर शैगी फॉर्म्स ओवर आइस बिल्ट माउंटेन्स रोम, जहाँ बर्फ़ से बने पहाड़ों पर बालों से ढके हुए रूप घूमते हैं, मतलब ऐसे लोग घूमते हैं जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा बाल है। द म्यूज़ हैज़ ब्रोक द ट्वाइलाइट ग्लूम, ट्वाइलाइट ग्लूम मतलब संध्या की उदासी, द म्यूज़ मतलब अगेन भगवान, ईश्वर ने संध्या की उदासी को तोड़ दिया है। टू चीयर द शिवरिंग नेटिव्स डल अबोर्ड, शिवरिंग मतलब ठंड से कांपते हुए, टू चीयर मतलब प्रसन्न करना, नेटिव मतलब मूल वासी, डल मतलब नीरस, अबोर्ड मतलब रहने की जगह। ठंड से कांपते मूल निवासियों के नीरस निवास को प्रसन्न करने के लिए, मतलब पोइट ये कह रहे हैं कि जो बर्फ़ से जो ढके हुए, बर्फ़ से बने हुए जो पहाड़ है वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही मुश्किल से पहुँचती है, ऐसी जगह पर कविता की देवी ने क्या किया है, कविता के भगवान ने क्या किया कि संध्या की जो उदासी वहाँ पर छाई हुई है उसे नष्ट कर दिया है, ताकि वहाँ पे के जो नीरस या डल जो घर है वहाँ पर प्रसन्नता छा सके। एंड ऑफ्ट बीनीथ द ओडरस शेड, ऑफ्ट मतलब अक्सर, बीनीथ मतलब नीचे, ओडरस मतलब गंधयुक्त या जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशबू आती, शेड मतलब छाया, और अक्सर गंधयुक्त छाया के नीचे ऑफ चिलीज बाउंडलेस फॉरेस्ट लेड, चिले के असीम जंगलों में से, शी डेन्स टू हियर द सैवेज यूथ रिपीट। अब यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि चिली के जो जंगल है वहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें से खुशबू आते रहती है, इसलिए उसे ओडर शेड कहा गया है। तो उन जंगलों में से जब कविता की देवी गुजरती है तो शी डेंस टू हियर, डेंस का मतलब ऐसा काम करना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वहाँ से गुजरते हुए ये देवी क्या सुनती है, द सैवेज यूथ रिपीट, उस वहाँ पे रहने वाले जो सैवेज यूथ है, मतलब जो अनसिविलाइज्ड लड़के हैं, वो रिपीट करते हैं, गाना बार बार गाते हैं, लूज नंबर्स वाइल्डली स्वीट, ऐसे गाने गाते हैं जो कि सुर ताल से बद्ध नहीं है, ठीक से लूजली है, लूजली नंबर्स मतलब लूज सॉन्ग्स हैं, लेकिन जो सुनने में बहुत ही मीठे हैं, वाइल्डली स्वीट मतलब बेतहाशा मीठे हैं। देयर फीदर सिंचर्ड चीफ्स एंड डस्की लव्स, और उन गानों में वो किस चीज़ की बात करते हैं, फीदर सिंचर्ड चीफ्स, पंखों की पेटियाँ बांधने वाले लोगों की वो बात करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली एक मिथ को रेफर किया गया है जिसमें डिडालस और इकारस की बात की गई है। डिडालस ने विंग्स पंख बनाए थे ऐसे, जिसमें वैक्स लगा हुआ था, वैक्स से बने हुए पंख थे, फीदर्स और वैक्स से। तो वो एक्चुअली क्रेट नाम की एक जगह से छूटना चाहता था, तो उसने डिडालस ने अपने बेटे इकारस को, जो इकारस और डिडालस को दोनों को किंग मिनोस ने एक्चुअली कैद करके रखा था। तो ये इस मीथ के अकॉर्डिंग जब डिडालस वो पंख बनाता है तो इकारस जो है वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है, जिसकी वजह से वो पंख जो है वो पिघल जाते हैं क्योंकि वो वैक्स से बने होते हैं, और वो नीचे गिर जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है।
तो उसी मीथ को यहाँ पर रेफ़र किया गया है और पोएट कह रहे हैं कि ये यूथ जो है, सैविज यूथ, वो अपने गानों में इस मीथ के बारे में बात करते हैं एंड डस्की लोज, और अपनी सावली प्रेमिकाओं के बारे में गुणगान करते हैं। हर ट्रैक वेयर द गॉडेस रोव्स, हर ट्रैक मतलब उसका रास्ता, देवी का रास्ता, वेयर द गॉडेस रोव्स, जहाँ भी कविता की देवी जाती है उस रास्ते पर ग्लोरी परस्यू, ग्लोरी जो है वो उसके पीछे पीछे जाती है। एंड जनरस शेम, और उत्कृष्ट लज्जा, जहाँ भी देवी जाती है तो उसके पीछे क्या होता है कि वैभव, ग्लोरी मतलब वैभव, और उत्कृष्ट लज्जा जो है वो उसके पीछे पीछे जाता है। द अनकॉन्करेबल माइंड एंड फ्रीडम्स होली फ्लेम, कविता की देवी क्या है, अजय मन और स्वतंत्रता की पवित्र लौ को जागृत करती है। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, होली मतलब पवित्र, फ्लेम मतलब लौ, अनकॉन्करेबल माइंड मतलब अजय मन। अब इसका मीनिंग क्या है समझ लेते हैं। पोएट ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर भी कविता होती है या जहाँ पे भी पावर ऑफ पोइट्री है, वहाँ पर अच्छे कामों के लिए जो है वो प्रेरणा दी जाती है। कविता जो है वो अच्छे कामों के लिए प्रेरित करती है और गलत कार्यों को करने से मन को रोकती है। मतलब जब भी आप कोई गलत काम करते हो तो यू विल फील शेम इन योर माइंड। तो पोएट्री जो है, जो भी सारी अच्छी वाइब्स है या अच्छी भावना है उसको प्रेरित करती है। वो मन को अजेय बनाती है, मतलब दास्ता स्वीकार नहीं करने देती। और फ्रीडम क्या है, स्वाधीनता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, उसका एहसास जो है वो हमें पोइट्री दिलवाती है। ओके, तो ये था सेकेंड स्टांजा का मीनिंग। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टांजा की तरफ। वुड्स दैट वेव ओवर डेल्फी स्टी, जंगल जो डेल्फी की ऊंची पहाड़ियों पर लहराते हैं। अब डेल्फी ही क्यों यहाँ पर बोला गया है उसका भी एक मीनिंग है। इस स्टांजा में जो पोएट है वो बात कर रहे हैं कि कैसे पोएट्री जो वो ग्रीस से इटली पहुँची और इटली से ब्रिटेन में पहुँची, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई। तो डेल्फी एक्चुअली ऐसी जगह है जहाँ पर माना जाता है कि ग्रीक देवता अपोलो को समर्पित किया गया एक प्राचीन धार्मिक वहाँ पे अभयारण्य था। ओके, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर होमर का बर्थ हुआ ऐसे माना जाता है। अब होमर क्योंकि एक बहुत ही फेमस ग्रीक पोइट थे, तो इसलिए वहाँ पर डेल्फी, क्योंकि उनकी वजह से पोइट्री को जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई पोइट्री की, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बर्थ प्लेस ऑफ होमर, मोस्ट सेलिब्रेटेड ग्रीक पोइट, इसलिए यहाँ पर डेल्फी को रेफर किया गया है। तो सबसे पहले ग्रीक पोइट्री जो वो मानी जाती है कि एजियन सी और मियांडर रिवर के वहाँ पर सुनाई दी गई थी, स्पेशली लिरिक पोइट्री जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी। ओके, तो उसको रेफर करते हुए पोइट कह रहे हैं कि जंगल जो डेल्फी की ऊंची पहाड़ियों पर लहराते हैं, आइजल्स दैट क्राउन द एजियन डीप, द्वीप जो एजियन समुद्र के तट पर ताज के समान नजर आते हैं। फील्ड्स दैट कूल इलिसस लीव्स, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इलिसस नदी का ठंडा जल जो है वो उन क्षेत्रों को धोता है, मतलब जहाँ पर ठंडा जल बहता है इलिसस नदी का, ये एक नदी है जो कि एथेंस में से बहती है। और वेयर मियांडर्स एम्बर वेव्स, मियांडर एक नदी है जिसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ है, तो अथवा जहाँ मियांडर नामक कीचड़ से भरी नदी इन लिंगरिंग लैबिरिंथ्स की मंद गति से, लिंगरिंग मतलब एक्चुअली धीरे धीरे बहना, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा रुकना, लैबिरिंथ मतलब भूल भुलैया, क्रीप मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो यहाँ पर मियांडर नदी जो है वो घूमती रहती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हाउ डू योर ट्यूनफुल इकोज लैंग्वेज, अब ये जो सारे स्थान है, पोइट कह रहे एजियन सी हो गया, डेल्फी स्टीप हो गया, मियांडर नदी हो गई या इलिसस नदी हो गई, ये जो सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये नदियाँ हैं या जहाँ पर ये चट्टानें हैं या जहाँ पर ये समुंदर है, तो ये सारे जो स्थान हैं ये ग्रीस में के हैं। तो ये जो सारे स्थान हैं जहाँ पर कभी पोइट्री जो है हमें सुनाई देती थी, स्पेशली लिरिक पोइट्री, तो हाउ डू योर ट्यूनफुल इकोज लैंग्वेज, कैसे सब स्थान जो मधुर संगीत से गूंजते थे अब शांत स्थल बन चुके हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है कम होना, ट्यूनफुल इकोज मतलब मधुर संगीत, इको मतलब गूंजना, म्यूट बट टू द वॉइस ऑफ एंग्विश, और यदि अब कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो दुख की आवाज़ है। सब जगह जो है वो म्यूट हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, अब वहाँ कोई पोइट्री नहीं सुनाई देती, लेकिन क्या सुनाई देती है, दुख की आवाज़। फिर ईच ओल्ड पोइटिक माउंटेन, जहाँ पे का हर एक स्थान में का जो भी पुराना से पुराना पर्वत था वो क्या था, पोइटिक पर्वत था, मतलब वहाँ पे पोइट्री जो है, यूनान में कोई ऐसा पर्वत नहीं था जो कि प्रेरक कविता ना उत्पन्न करे। हर
जो पर्वत था उससे हमें पोइट्री की आवाज़ सुनाई देती थी। इंस्पिरेशन ब्रीथ अराउंड, ओके, प्रेरक कविता उत्पन्न करता था वहाँ पे का हर एक पर्वत। एवरी शेड एंड हैलोड फाउंटेन, एवरी शेड जो भी छाया वहाँ पर है, हर पेड़ की, हर जंगल की, एंड हैलोड फाउंटेन और हर एक पवित्र झरना, हैलोड मतलब पवित्र, हर एक पवित्र झरना जो है, मरमर डीप अ सॉलेम साउंड, वो हर छाया और हर पर्वत जो है उसमें से एक गंभीर आवाज़ जो है कविता की वो सुनाई देती थी। टिल द सैंड नाइन इन ग्रीस एविल एविल आर, अब नाइन एक्चुअली यहाँ पर रेफर किया गया है अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी कि ग्रीस में जो वो 9 देवियाँ थी आर्ट्स की, मतलब जो अलग अलग आर्ट्स है उनकी 9 देवियाँ थी जिनका काम था कि अपने अपने आर्ट का जो उनको रक्षण करना है, जो उनकी ड्यूटी थी। तो उसको रेफर करते हुए पोइट कह रहे हैं कि यूनान में ये जो 9 कला की जो 9 देवियाँ थी, कला तथा साहित्य के पतन के साथ ये जो 9 देवियाँ थी उन्होंने क्या किया, इन ग्रीस एविल आवर, एविल आवर मतलब वो समय जिस टाइम पर कला का पतन होना शुरू हो गया, साहित्य का पतन होना शुरू हो गया, उस टाइम पर इन नौ देवियों ने क्या किया, लेफ्ट देयर पैरासियस फॉर द लेटियन प्लेन्स, उन्होंने अपना जो पैरासियस जो अपना घर था जिसे होम ऑफ पोएट्री कहा जाता है उसे छोड़ दिया फॉर द लैटियन प्लेन्स, और वो रोम में लेटियन प्लेन्स में मतलब लेटियन के मैदानों में जाकर रहने लगी। अलाइक द स्कॉर्न द पॉम्प ऑफ टिरन पावर, जैसे वो घृणा करती है, ये जो 9 देवियाँ है ये घृणा करती है द पॉम्प मतलब घमंड ऑफ टिरन पावर, ये पोइट्री की जो 9 देवियाँ हैं या कला की ये जो 9 देवियाँ हैं ये जैसे घृणा करती है घमंड का, अहंकार का, जो कि एक अत्याचारी राजा के शक्ति में हमें दिखाई देती है, एंड कॉवर्ड वॉइस, और जैसे वॉइस का मतलब होता है दुर्गुण, कॉवर्ड का मतलब होता है कायर, दैट ट्रैवल्स इन हर चेन्स, और ये जो दुर्गुण है कायरता का, ये जब उसे ट्रैवल करना मतलब बांधना, इन हर चेन्स मतलब दास्ता में, तो ये जो कायरता वाला जो दुर्गुण है ये जब उस पोइट्री को बांधने की कोशिश करता है या दास्ता में लेने की कोशिश करता है, विथ लेटियम हैड हर लॉफ्टी स्पिरिट लॉस्ट, तो पोइट्री को कोई बांध नहीं सकता है, कला को कोई बांध नहीं सकता है, उसे दास्ता में नहीं रखा जा सकता है, वो सिर्फ फ्री ही रह सकती है। तो जब वहाँ पर के अत्याचारी राजा जो शान और शौकत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, कला को महत्व नहीं देते थे, जब उन्होंने कला को अपनी दास्ता में लेने की कोशिश की तो इन नौ देवियों ने उस जगह को भी छोड़ दिया और वो वहाँ से निकल गई। लेटियम मतलब यहाँ पर इटली की बात की जा रही है। तो जब इटली ने अपनी लॉफ्टिंग मतलब उदात्त, स्पिरिट मतलब भावना, लॉस्ट मतलब खो देना, तो जब इटली ने अपनी स्वतंत्रता की उदात्त भावना को खो दिया तो उन्होंने इटली को भी त्याग दिया इन कविता की 9 देवियों ने। दे सॉट ओ अल्बियन नेक्स्ट द सी एनसर्कल्ड एट अ कोस्ट, तो फिर दे सॉट, तो ये जो कविता की 9 देवियाँ हैं ये कहाँ चली गई, इंग्लैंड चली गई, अल्बियन मतलब इंग्लैंड, नेक्स्ट द सी एनसर्कल्ड एट कोस्ट, और इंग्लैंड में क्या है कि उसका जो समुंदर है वो एनसर्कल्ड है, उसका जो कोस्ट है किनारा जो है उसके सब तरफ क्या है, समुंदर का पानी है, तो फिर वो इंग्लैंड में चली गई। तो ये था इस पोइट्री का सेकेंड सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में थर्ड सेक्शन डिस्कस करूँगी, एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर अपलोडिंग द सेकेंड सेक्शन सो लेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।